दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं मेरे संग कहानी दलबीर कौर, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों पिछले भाग में आपने सुना कि दलबीर पूनम को उस रात की घटना सुनाती है जब वो पैदा हुई थी और कैसे उसके पापा उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और पूनम अपने पापा से मिलने की इच्छा जाहिर करती है और शायद अब उसे यकीन हो चला है कि उसके पापा भी उसे याद करते होंगे। अब आगे दलबीर की बातों में एक सच्चाई तो थी, वही सच्चाई तो सरबजीत के लिए लड़ने की ताकत बनी हुई थी। बेशक वो 18 सालों से अपने परिवार से दूर था, पर हर पल अपने परिवार को याद करता था। आज कोट लखपत जेल में मोहिद्दीन चाचा सरबजीत को सहारा देकर बाहर की ओर लेकर आ रहे हैं। उसके पांव में अभी भी भारी भारी संगले बंधे हुए हैं। सरबजीत बड़ी मुश्किलों से संगलों को खींच पा रहा है। सरबजीत जो कई दिनों बाद अंधेरे से रोशनी में आया है, इतनी रोशनी देखकर अपनी आंखों को दोनों बाजुओं से ढक लेता है। उसे सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही। वहां वचन उसका काफी खट गया है। कुर्ता तो उसके बदन पर ऐसे लटक रहा है मानो किसी हैंगर पर टंगा हो। चाचा उसे सहारा देकर कहता है, आजा आजा, कुछ नहीं होगा, थोड़े वक्त के बाद इस रोशनी की आदत पड़ जाएगी। सरबजीत चाचा की बात को जवाब देते हुए कहता है, वो आदत नहीं कहलाती चाचा, जो कुछ पलों की मेहमान हो। वो मजबूरी होती है, मजबूरी। कहते हुए अजीब से तरीके से हंस देता है। चाचा उसे घूरे जा रहा है, उससे ये बात पसंद नहीं आती। एक तो आज सुपरिटेंडेंट साहब छुट्टी पर हैं, मौका अच्छा था तुझे बाहर लेकर आने का, और तू मुझे मेरी मजबूरी बता रहा है। सरबजीत आगे चलता हुआ कहता है, और नहीं तो क्या चाचा, अब तूने मेरी चमड़ी उधेड़ी, जानता हूं उसके बाद तू सो नहीं पाया होगा, है ना, है ना। बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे बाहर ले आया धूप में। चाचा कुछ बोल पाता कि अचानक दूर से आजान की आवाज सुनाई देती है। सरबजीत कहता है, जा चाचा जा, तेरी नमाज का टाइम हो गया। दिल हल्का करना है तो उस परवरदिगार की इबादत में जाके कर चाचा। चाचा उसकी बात को तवज्जो नहीं देना चाहता। वो एक गार्ड को एक कोठरी खोलने के लिए कहता है, उसमें सरबजीत को बंद कर दिया जाता है। चाचा आगे जाने लगता है, मुड़ता है, वहां पड़ा एक कोयले का टुकड़ा उठाता है और सरबजीत को पकड़ा देता है और निकल जाता है। सरबजीत अपने हाथ में कोयला देख मुस्कुराने लगता है। वो जानता है कि चाचा ने उसे ये क्यों पकड़ाया है। वो देखता है कि चाचा जा रहा है और उसके मुंह से यही निकलता है, इतना भी प्यार मत कर मुझे चाचा कि मेरे मरने के बाद तू मजबूरी का साथ ही ना छोड़ पाए। और फिर उस कोयले से कोठरी की दीवार पर दो लड़कियों के स्केच बनाने लगता है, एक छोटी और दूसरी बड़ी, और उनके नीचे नाम लिखता है, पूनम, फिर स्वप्नदीप। हाँ, सच कहा था दलबीर ने, सरबजीत पूनम से बहुत प्यार करता था। पूनम के नाम के नीचे वो लकीर खींचता रहता है और जैसे जैसे वो लकीर खींच रहा है उसके आंसू निकल रहे हैं। उसे अपनी ही कही हुई बातें सुनाई दे रही हैं जब वो दलबीर से कह रहा था, पैन मैनू एक बार पूनम को गोद में लेने दे, एक बार। और तब दलबीर ने उसे डांट कर कहा था, खबरदार जो पूनम को हाथ भी लगाया तो चले जा यहां से, चले जा इसी वक्त यहां से। इन बातों को याद करते करते उसके आंसू बह जाते हैं और वो वहां बने पूनम और स्वप्न के स्केचेस को आगे बढ़कर चूम लेता है और फिर खुद ही हंस देता है। अजीब सी हंसी हो गई थी सरबजीत की। शायद इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो मुड़कर दूर देखता है कि सामने एक बड़ा सा मैदान है जहां कई कैदी नमाज पढ़ रहे हैं। सरबजीत देखता है कि
उसकी कोठरी के सामने एक बड़ी सी दीवार है जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। अचानक उसे बाकी कैदियों से दूर एक मोटा सा कैदी अलग बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। सर पर बाल कम है। सरबजीत अपनी आंखों पर टूटा हुआ चश्मा लगाकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। शायद उसने उसे पहचान लिया। वो कश्मीर सिंह है, उसका साथी। पर वो हैरान है कि ये नमाज क्यों पढ़ रहा है। नमाज खत्म होती है। चाचा की निगरानी में कुछ कैदी नहाने धोने लगते हैं, कुछ शेव करवा रहे हैं। माहौल थोड़ा खुशनुमा सा है। पर सरबजीत की हैरानी अभी भी कश्मीर सिंह को ही टटोलने की कोशिश कर रही है। चाचा जो इन सब की निगरानी कर रहा था वो सरबजीत को दूर से देखता और उसके पास चलकर आता है। चाचा घर से लाए रोटी का डब्बा खोलता है और सरबजीत को खाना ऑफर करता है। आधी रोटी उसे पकड़ाते हुए चाचा पूछ ही लेता है, अब दर्द कैसा है? ठीक है। सरबजीत मुस्कुराकर जवाब देता है, दर्द तो दर्द होता है चाचा, हर सूरत में तकलीफ देता है और अब तो इस दर्द की आदत पड़ गई है। सच कहूं चाचा, 2 दिन तक तू मुझे नहीं मारता ना तो ऐसा लगता है कि तूने मुझे प्यार करना छोड़ दिया। कहते हुए हंस देता है, मानो अब उसने दर्द की भी खिल्ली उड़ानी सीख ली हो। चाचा अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, बड़े दांत निकल रहे हैं तेरे, हैं? बड़े दांत निकल रहे हैं। सरबजीत उसी अंदाज में उसकी बात का जवाब देता है, इस शरीर में अब बचा ही क्या है चाचा, सब कुछ तो निकाल लिया है तुम लोगों ने, दांत रह गए हैं दिखाने के लिए। चाचा को सरबजीत का यह पागलपन अच्छा नहीं लगता। 18 सालों से मार खा रहा है, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं। किस मिट्टी का बना हुआ है रे तू? भारत की मिट्टी का। चाचा की बात काटते हुए सरबजीत कह देता है, चमड़ी उधड़ जाएगी मेरी चाचा, फिर भी भारत की मिट्टी की खुशबू आती रहेगी। पिछले 18 सालों से कितनी बार कोशिश करके देख ली तुमने। इतना सुन चाचा फिर बिदक जाता। 18 साल तू अकेला रह रहा है क्या यहां 18 सालों से? मैं भी तो तेरे साथ यहां सड़ रहा हूं इस जेल में। फर्क सिर्फ इतना है कि तू सलाखों के पीछे है और मैं सलाखों के बाहर। वो एक लंबी सांस लेकर अपने डिब्बे में से सब्जी निकालकर सरबजीत की आधी रोटी के ऊपर रख देता है और कहता है कि काल कोठरी से तू यहां तो आ गया, अब जब तक जिंदा है तू चाहे तो यहां बाहर आकर खुली हवा में धूप भी सेक सकता है। ये लोग जो नमाज अदा करते हैं उन्हें खुले में आकर बैठने की इजाजत है। ये कहते हुए चाचा खाना खाने लगता है। सरबजीत समझ गया है कि चाचा का इशारा क्या है। वो उसे धर्म परिवर्तन की सलाह दे रहा है और सरबजीत चाचा को उसकी रोटी वापस करते हुए कहता है, चाचा तूने दलाली कब से शुरू कर दी? और अपनी ही बात पर पागलों की तरह हंसने लगता है। इतनी बात सुन चाचा गुस्से में सरबजीत को देखता है, एक तो मैं तेरे भले की बात कर रहा हूं और तू मुझे ही गाली दे रहा है। सरबजीत के मन में अब डर नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द तो उसकी मौत से मुलाकात होने वाली थी। उसी अंदाज में चाचा को जवाब देता है, मौत को गले लगाने का जिगरा इस जट में है चाचा, मां को बेचने की शर्म नहीं। मेरी मौत तो पक्की है, बेशक मेरे घर वालों के नसीब में मेरी जिंदगी का जश्न मनाना ना लिखा हो, पर अपनी मौत की शर्मिंदगी भी तो उन्हें नहीं दे सकता ना चाचा। मैं भारत के इंतजार को शर्मिंदा कैसे कर दूं? चाचा रोटी फेंकता है और अपना गुस्सा सरबजीत पर निकालता है।
मुझे नहीं पता कि तेरी मौत की खबर भी तेरे भारत पहुंचेगी कि नहीं। जहां तू कैद है ना, वो इंसान का बनाया हुआ दोज़ख है। जहां एक बार जिंदगी कैद हो जाए तो उसकी आवाज अल्लाह के घर भी नहीं पहुंचती। तेरे भारत क्या पहुंचेगी? बंद करते ये भारत भारत करना। इतना सुनते ही सरबजीत वही गीत गाने लगता है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। चाचा कुछ बोल पाता कि अचानक जेल के अहाते में शोर मच जाता है। चाचा एकदम खड़ा होता है। वो देखता है कि सभी कैदी ऊपर देख रहे हैं आसमान की तरफ। एक पतंग कटकर उस जेल के अहाते में लहराती हुई नीचे आ रही है और सभी चिल्ला रहे हैं, ओ गुड्डी आ गई, ओ गुड्डी लुटो, ओ गुड्डी पकड़ो, ओ गुड्डी आ गई। अचानक सबकी आवाज एक साथ आने लगती है, मानो हर कोई उस पतंग को लूट लेना चाहता हो। कि चाचा से रहा नहीं जाता, वो डंडा घुमाता हुआ वहां पर भागता है। ओए महादेश सपूतो, पीछे हटो, पीछे हटो। यहां का इंचार्ज कौन है? कौन है इंचार्ज? सभी कहते हैं आप हो जी। चाचा रोब दिखाते हुए, तो फिर गुड्डी कौन लूटेगा? सभी एक स्वर में कहते हैं आप जी। चाचा गुरूर भरी नजर से सरबजीत को देखता, मानो कह रहा हो देख कितना रोब है मेरा। और अब चाचा गुड्डी लूटने लगता है। सरबजीत उस लहराती हुई पतंग को देख रहा है, मानो इस गुड्डी के साथ उसे कुछ यादें जुड़ी हों। वही की बात कहे जा रहा है चाचा से। चाचा ये गुड्डी बड़ी धोखेबाज होती है, इस पे कभी यकीन मत करना। आसमान में तनी होती है तो मंजिल का गुमा देती है, कट जाए तो मायूसी के सिवाय हाथ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। वो पतंग को देखे जा रहा है और उसे वो लम्हा याद आता है जब 1990 की तो बात थी, जब वो अपने दोस्त मनिंदर के साथ गुड्डी नाम की किसी लड़की का गाना सुनने गया था। वहां पर बड़ा रंगीन सा माहौल था, सब लोग शराब पी रहे थे और गुड्डी नाम की एक लड़की नाच रही थी और एक सिंगर गाना भी गा रहा था। सभी शराबी वहां शराब की धुन पर नाच रहे थे, सभी मस्त थे और सरबजीत भी। कि अचानक मनिंदर की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो ग्लास नीचे करता है, घबराता है और सरबजीत को कोहनी मारता है। सरबजीत हाथ में ग्लास लिए इधर उधर देखता है जहां दरवाजे पर दलबीर कौर खड़ी है। सरबजीत अपनी बहन को वहां देखकर डर जाता है। दलबीर को पाकर सभी वहां से गायब हो जाते हैं। दलबीर अपने पांव से जूती निकाल लेती है और सरबजीत के पीछे पीछे भागती है। सरबजीत वहां से भागता हुआ घर की ओर आता है, जहां दरवाजे पर सुखप्रीत खड़ी है। पूनम उसकी गोद में है। आज वो 2.5 महीने की थी। सुखप्रीत मुंह में घूंघट दबाए ये सब तमाशा देख रही है कि पीछे से दलबीर कौर हाथ में जूती लिए सरबजीत के पीछे पीछे भाग रही है। इधर मार चढ़िया, इधर उड़ानी है तेरी गुड्डी, इधर आ। पर सरबजीत और उसके साथ अब मनिंदर टुन हो चुके हैं और दलबीर उनके पीछे जूती लेके भाग रही है। और दलबीर मनिंदर के पास जाता है। जब भी दलबीर सरबजीत को जूती मारती है, हर बार मनिंदर को ही लगती है और बलदेव जोर से हंस देता है। सरबजीत बलदेव के पीछे जाके छुप जाता है। जीजा जी बचा लो मुझे, बहन बहुत गुस्से में है। बलदेव सरबजीत को झटकते हुए क्या देता, ओ पीछे हट भाई, ओ इसको चंडी चढ़ी हुई है, मेरे पीछे मत लगा इसको, अपने आप निपटो भाई बहन। दलबीर कहती है घर में जवान जनानी बैठी तेरा इंतजार कर रही है, 2 बेटियां हो गई हैं। वो छोटी पूनम 2.5 महीने की है, बुखार चढ़ा हुआ है उसको, डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय तू गुड्डी के गाने सुनने गया है।
शर्म नहीं आती तुझे? बीवी बच्चों का ख्याल रखना तो दूर, ऊपर से दांत निकाल कर दिखा रहा मुझे। आज मैं नहीं छाड़ती तनु, आज मैं नहीं छाड़ती। और दलबीर जूती लेकर सरबजीत के पीछे भागने लगती। दलबीर की बात सुन सरबजीत को एहसास होता है कि पूनम को बुखार है, वो उसके पास जाना चाहता है कि दलबीर दूसरी जूती उठाकर उसके पास आती है। दफा हो जा ऐस वेले, हाथ ना लगाइयो पूनम को, हाथ ना लगाइयो। सरबजीत जो नशे में है कहता है, एक बार गोद में लेने दे मुझे पूनम को, मैं चला जाऊंगा बहन। कि दलबीर है कि उसका गुस्सा नहीं उतर रहा। खबरदार पूनम के नजदीक भी आया तो निकल तो। सरबजीत नशे में लड़खड़ाता हुआ कहता है, देख पैन, जब मैं चला गया तो वापस नहीं आना। दलबीर का गुस्सा पड़ने लगता है। सरबजीत, मैं आखिरी बार कह रही हूं इधर से निकल जा, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। सरबजीत महेंद्र के साथ वहां से लड़खड़ाता हुआ निकल जाता है और सुखप्रीत दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। सरबजीत मनिंदर के साथ लड़खड़ाता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। दलबीर अपनी जूती नीचे फेंक कर मुड़ती है। देखती सुखप्रीत उसे आंख में सवाल लिए देख रही है। दलबीर जवाब देती है, घबरा नहीं, शराब उतरेगी तो आ जाएगा, पर उस दिन के बाद सरबजीत लौट कर नहीं आया। उस रात घर वालों ने सरबजीत को आखिरी बार देखा था। क्या हुआ था उसके बाद? कैसे पहुंच गया सरबजीत पाकिस्तान? सुनिए इस कहानी के अगले भाग में, जिसका नाम है दलबीर कौर।